हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चला में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक, फ्रांस की क्रांति। देखिए, टीआरई जो 3 हुआ था बीपीएससी का बिहार में जो हुआ था, उससे फ्रांस की क्रांति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इसीलिए आपके बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं फ्रांस की क्रांति को जो है अपने 2 वीडियो में कम्प्लीट करा दूंगा। इसीलिए मैं आज का जो वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है, पहला पॉइंट है कि जिस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 से 81 तक हुआ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसी समय फ्रांस की क्रांति के बीज बोए जा रहे थे। फ्रांस की स्थिति अमेरिका से बिल्कुल भिन्न थी, किंतु वहाँ भी अमेरिकी क्रांति का व्यापक प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, अमेरिका की क्रांति की अपेक्षा फ्रांस की क्रांति ने विश्व को अधिक प्रभावित किया था। इसके कारण विश्व के अनेक देशों में उथल पुथल हुई, जिसके प्रति कोई भी देश तटस्थ नहीं रह सका। फ्रांस की सामाजिक स्थिति देखिए उस समय की, जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो उस समय की सामाजिक बनावट किस तरह की थी फ्रांस की। तो फ्रांस की दशा यूरोप के अन्य देशों की दशा से अधिक खराब न थी, फिर भी साधारण जनता को अनेक कष्ट सहन करने पड़ते थे। शासक निरंकुश और फिजूल खर्ची थे। ठीक है, शासक जो थे वो निरंकुश और फिजूल खर्ची थे फ्रांस के। अभिजात वर्ग और पादरियों को विशेषाधिकार प्राप्त था। अभिजात वर्ग जो थे यानी उच्च तबके के लोग को, और पादरियों को जो मतलब जो पंडित जी मतलब वहाँ का बोल सकते हैं आप लोग, तो उसको विशेषाधिकार प्राप्त था। इस समय किसान भूमिहीन थे। किसान जो थे वो भूमिहीन थे, मजदूर बेरोजगार थे और कराधान में बड़ी आलोचनाएं थी, असमानताएं थी। कराधान में इन सभी को कर नहीं देना होता था। जो नीचे तबके के लोग जो थे बेहद गरीब थे उनको सिर्फ कर देना होता था, बाकी पादरियों को, अभिजात वर्ग को, इन लोगों को कर नहीं देना होता था। 18वीं सदी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था। उसने उत्तरी अमेरिका का एक विस्तृत क्षेत्र और वेस्ट इंडीज के द्वीपों के समूह पर अधिकार कर लिया था। देखिए, 18वीं सदी में फ्रांस क्या था, एक शक्तिशाली राज्य था। उसने उत्तरी अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र और वेस्ट इंडीज के द्वीपों के समूह पर अधिकार कर लिया था। इस दिखावटी शक्ति के होते हुए फ्रांसीसी राजतंत्र को एक महान आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग या स्टेट्स, देखिए किसको विशेषाधिकार प्राप्त था, देखिए किस वर्ग को या स्टेट्स को। फ्रांसीसी समाज वर्गों या स्टेट्स में विभाजित था। ठीक है, फ्रांसीसी समाज जो था वर्गों या स्टेट्स में विभाजित था। विशेषाधिकार प्राप्त 2 वर्ग थे, पादरी और कुलीन वर्ग। ठीक है, प्रथम स्टेट में जो थे वो पादरी वर्ग थे, और द्वितीय स्टेट में जो थे कौन लोग थे, कुलीन वर्ग थे, मध्यम वर्ग। मतलब इनको क्रम से पहला और दूसरा वर्ग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये पहले वर्ग में लगभग 1,30,000 पादरी थे। ठीक है, जो चर्च के जो होते हैं ना, मतलब हेड पंडित जी जिसको आप बोल सकते हैं, फ्रांस के पंडित जी। पहले वर्ग में लगभग 1,30,000 पादरी थे। दूसरे वर्ग में लगभग 80,000 परिवार या 4 लाख व्यक्ति थे। ठीक है, प्रत्येक परिवार में लाभ मान लीजिए आप लोग 5 व्यक्ति के हिसाब से आप 4 लाख कह सकते हैं। 80,000 परिवार और 4 लाख व्यक्ति थे। इन दोनों वर्गों के व्यक्ति प्रायः सभी करों से मुक्त थे। इन दोनों करों को मतलब इन दोनों वर्गों को किसी भी तरह का कर नहीं देना होता था, पादरी वर्ग को और अभिजात वर्ग को। ठीक है, किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता था। प्रशासकीय पदों और सेना के उच्च पदों पर अधिकतर इन वर्ग की नियुक्ति की जाती थी। फ्रांस की जनसंख्या उस समय यानी लगभग 2.5 करोड़ थी। उस समय जो थी 2.5 करोड़ थी फ्रांस की जनसंख्या, देख रहे हैं। इसमें से 1 लाख जो है 1,30,000 पादरी वर्ग के थे, और लगभग 4 लाख जो थे वो आपको दूसरे वर्ग के लोग थे। क्योंकि बाकी जितने भी थे वो सबसे नीचे 30 स्टेट्स के लोग थे, यानी ठीक है मजदूर वर्ग थे ये, यानी 2.5 करोड़ में। मगर फ्रांस की कुल भूमि का 40% भाग जो था इन्हीं दोनों वर्गों के व्यक्ति के पास था। बताइए, पूरा फ्रांस का 40% जो मतलब जो भूमि है वो इन दोनों के पास है, यानी पादरी वर्ग के पास और अभिजात वर्ग के पास मिला के कुल 40% भूमि था। बताइए, इन दोनों के पास। इन दोनों वर्गों की आय मुख्य रूप से उनकी बड़ी बड़ी जमींदारों से होती थी। ठीक है, वे बड़ी बड़ी जमींदार थे, पादरी वर्ग के लोग, अभिजात वर्ग के लोग बड़े बड़े जमींदार थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जगह पर चलते हैं। हर स्थान पर अभिजात वर्ग के व्यक्ति फिजूल खर्ची तथा भोग विलास का जीवन बिताते थे, किंतु दोनों उच्च वर्गों में कुछ निर्धन व्यक्ति भी थे। वे सभी बहुत असंतुष्ट और अपने वर्गों के धनी लोगों को अपने कष्टों के लिए दोषी ठहराते थे। ठीक है, तीसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग में देखिए, फ्रांस की शेष जनता तीसरे वर्ग में आती थी। इस वर्ग में जनसाधारण आते थे जो कुल जनसंख्या का लगभग 95% थे। देखिए, कुल जनसंख्या का 95% क्या है, वो तीसरे वर्ग के लोग हैं, जनसाधारण लोग हैं। ठीक है, 95% लोग। अब बाकी 5% में क्या थे, अभिजात वर्ग भी थे और पादरी वर्ग भी थे, और इस 5% के पास जो है वो पूरे फ्रांस की 40% भूमि थी। बताइए, तीसरे वर्ग में कई विशेषकर विहीन वर्ग के लोग भी थे। उनके बीच जीवन स्तर और संपत्ति को लेकर बहुत बड़ा अंतर था। तीसरे वर्ग में सबसे अधिक संख्या किसानों की थी। तीसरे वर्ग में सबसे अधिक कौन थे, किसान लोग थे। फ्रांस की कुल जनसंख्या में लगभग 80% किसान थे। बताइए, 80% क्या थे, किसान ही थे। इस बड़े वर्ग का जीवन बहुत ही निम्न स्तर का था। फ्रांस के किसान जो थे मध्यकाल के कृषि दासों
या पूर्वी यूरोप के 18वीं सदी के कृषि दासों की तरह न होकर स्वतंत्र किसान थे। अधिकतर किसानों के पास अपनी भूमि थी, किंतु अधिकांश किसान भूमिहीन थे या सीमांत किसान थे। ठीक है। काश्तकारों और बटाईदारों की दशा इन किसानों की स्थिति से अधिक दयनीय थी। खेतों पर मजदूरी करने वालों की आय इससे भी कम थी। 18वीं सदी में फ्रांस की कृषि व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए गए। इससे किसानों की दशा पहले से भी चिंताजनक हो गई। वह जंगल से जलाने के लिए न ईंधन ले सकता था और न अपने पशुओं को घास के मैदानों में चरा सकता था। ठीक है। उसके ऊपर करों का उसके ऊपर क्या हुआ, करों का असहनीय भार था। यानी तीसरे वर्ग के ऊपर क्या था, करों का असहनीय भार था। करों के अतिरिक्त उसे बेगारी करनी पड़ती थी। ठीक है। यहाँ लॉर्डों का सामंती व्यवस्था पर विशेषाधिकार था। यहाँ लॉर्ड्स का जो है सामंती व्यवस्था पर विशेषाधिकार था। अब सार्वजनिक कार्य पूरा करने के लिए पहले से अधिक बेगार कराई जाती थी। ठीक है। अब ये मध्यम वर्ग पे, तो तीसरे वर्ग के सभी व्यक्ति भूमि पर काम नहीं करते थे। इसी वर्ग में कस्बों और शहरों में रहने वाले शिल्पी, मजदूर और निर्धन व्यक्ति भी शामिल थे। ठीक है। इसी भी वर्ग में सिर्फ किसान ही नहीं थे, इसमें शिल्पी थे, मजदूर वर्ग थे, निर्धन थे, सभी इसी में शामिल थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बुर्जुआ और मध्यम वर्ग में लेखक, डॉक्टर, जज, वकील, अध्यापक और असैनिक अधिकारी जितने भी थे, जैसे शिक्षित व्यक्ति तथा व्यापारी, बैंकर और कारखाने वाले धनी व्यक्ति भी शामिल थे। ठीक है। बुर्जुआ या मध्यम वर्ग में। ठीक है। तीसरे स्टेज में ये सभी थे। शिक्षक हो, जज हो, वकील हो, डॉक्टर हो, ये सभी क्या थे, तीसरे वर्ग में ही थे। बुर्जुआ या मध्यम वर्ग में मतलब पढ़े लिखे थे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के लोगों का महत्व बहुत अधिक था। व्यापार और वाणिज्य में यह वर्ग काफ़ी सक्रिय था। फ्रांसीसी उपनिवेशों की स्थिति ने काफ़ी धन जमा की बना दिया था काफ़ी धन बना दिया था फ्रांसीसी उपनिवेशों की स्थिति ने काफ़ी धन बना दिया था। इसलिए राज्य, पादरी और कुलीन वर्ग सभी इसके प्रतिनिधि थे। इन्होंने 19वीं सदी में आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन किया। मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार बिल्कुल नहीं मिले हुए थे। इस वर्ग का समाज में कोई भी विशेष सम्मान नहीं था। इस वर्ग के सदस्यों को बार बार अपमानित होना पड़ता था। मध्यम वर्ग को दस्तकार तथा शहरों के मजदूर। 18वीं सदी में फ्रांस के शहरों के निर्धन वर्ग की दशा बहुत ही खराब थी। इस वर्ग में मजदूर और दस्तकार शामिल थे। उनको हीन प्राणी समझा जाता था और उनके पास कोई भी अधिकार नहीं थे। बिना मालिक की इच्छा के और उससे अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र लिए बिना कोई भी मजदूर अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी नहीं कर सकता था। बताइए, ये भी था। जिन मजदूरों के पास प्रमाण पत्र नहीं होता उन्हें बंदी बनाया जा सकता था। उन्हें सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करना पड़ता था और बहुत से कर देने पड़ते थे। शोषित या पीड़ित मजदूर बहुत सी गुप्त संस्थाएं बना लेते थे और जो है बहुधा हड़ताल विद्रोह भी करते थे। राजतंत्र, आइए अब आते हैं फ्रांस के राजतंत्र पर। फ्रांस में राज्य का अध्यक्ष राजा था जो पूर्णतः निरंकुश होता था। जब क्रांति प्रारंभ हुई थी 1789 ईस्वी में फ्रांस में, तब फ्रांस में लुई 16वां शासन कर रहा था। ठीक है। उस समय किसकी सरकार थी? यदि यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि उस समय किसी सरकार थी, लुई 16वां की सरकार थी। वह बुद्धिमान नहीं था, अभी तो बहुत ही जिद्दी तथा सरकारी कार्यों से उदासीन रहने वाला व्यक्ति था। उसकी सुंदर किंतु मूर्ख पत्नी थी मेरी एंटोनेट थी। उत्सवों में काफ़ी रुपए खर्च करती थी। ठीक है। वह अपने लोगों को उच्च पद दिलाने के लिए राजकाज में दखल भी देती रहती थी। ठीक है। तो लुई सल्वा की पत्नी का क्या नाम था? जो है मेरी अंतोनेट नाम था। ठीक है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को बहुत आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। बड़ी सेना और युद्धों के व्यय ने आर्थिक दशा और भी बिगाड़ दी थी। ठीक है। बड़ी सेना और युद्धों के व्यय ने आर्थिक दशा और भी बिगाड़ दी थी फ्रांस की। तर्कवाद और तर्क का युग आता है, शुरू होता है। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने 18वीं सदी में जो विचार व्यक्त किए वे तर्क पर आधारित थे, इसलिए इस काल को तर्क का युग भी कहते हैं। ठीक है। इस काल को तर्क का युग भी कहते हैं। ईसाई धर्म की शिक्षा थी कि मनुष्य का जन्म ही कष्ट भोगने के लिए हुआ है। बताए, ईसाई धर्म की क्या शिक्षा थी? कि मनुष्य का जन्म ही कष्ट भोगने के लिए हुआ है। ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। फ्रांस के क्रांतिकारी दार्शनिकों ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि मनुष्य का जन्म इस संसार में सुखी रहने के लिए हुआ है, न कि कष्ट भोगने के लिए। वे ईश्वर के अस्तित्व को या तो मानते ही नहीं थे या उसकी उपेक्षा करते थे। ईश्वर के स्थान पर वे प्रकृति को मानते थे और कहते थे कि मनुष्य को प्राकृतिक नियमों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और तर्क में आस्था रखनी चाहिए। उनके अनुसार समाज को सुधारने और पूर्णता प्रदान करने के लिए केवल तर्क बुद्धि पर्याप्त है। पादरियों पर प्रहार। फ्रांसीसी दार्शनिकों के विचार का प्रभाव सबसे पहले पादरियों पर पड़ा। इस समय के सबसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखकों में वोल्टेयर का नाम उल्लेखनीय है। वह नास्तिक नहीं था, किंतु उसका ये मत था कि सभी धर्म व्यर्थ है क्योंकि यह तर्क पर आधारित नहीं है।
ठीक है। वोल्टेयर के बाद अन्य नास्तिक या भौतिकवादी दार्शनिक फ्रांस में बहुत लोकप्रिय हो गए। उनका विश्वास था कि मनुष्य का भविष्य स्वर्ग में नहीं बल्कि इसी संसार में है। कैथोलिक धर्म की रचना में जो रचना लिखी गई है उन्होंने क्रांति की ज्वाला को अधिक तीव्र कर दिया है। अर्थशास्त्री, ये कौन कौन अर्थशास्त्री थे फ्रांस में? तो उस समय के फ्रांस के अर्थशास्त्रियों को फिजियोक्रेट कहा जाता था। तो फ्रांस के अर्थशास्त्रियों का यहाँ क्वेश्चन बन सकता है फिर। तो उस समय जो है फ्रांस की क्रांति के समय जो है फ्रांस के अर्थशास्त्रियों क्या कहा जाता था? तो फिजियोक्रेट कहा जाता था। और हस्तक्षेप के सिद्धांत में उनकी पूरी आस्था थी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति का प्रबंध करने या बेचने की पूरी स्वतंत्रता थी। ठीक है, ये जो हस्तक्षेप का सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति का प्रबंध करना और बेचने की पूरी स्वतंत्रता थी। इंग्लैंड और अमेरिका के क्रांतिकारियों की तरह जो है फिजियोक्रेटों का मत था कि हर जनता की कर जनता की सहमति से ही लगाए जाने चाहिए। ठीक है। लोकतंत्र, मॉन्टेस्क्यू नामक दार्शनिक ने इस बात पर विचार किया कि मनुष्य के लिए किस प्रकार का शासन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उसने गणतंत्रीय लोकतंत्र के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की। किसने? तो मॉन्टेस्क्यू ने। रूसो पहला लेखक था जिसने स्वप्रिय प्रभुसत्ता और लोकतंत्र का जोरदार शब्दों में समर्थन किया था। उसका कथन था कि मानव इस जगत में आज़ाद पैदा हुआ है परंतु अब वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो के अनुसार एक नई सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता है। इस अनुबंध के द्वारा मनुष्य को उस स्वतंत्रता, समानता और सुख की गारंटी मिलनी चाहिए जिसकी उसने प्राकृतिक अवस्था में उपभोग किया था। तो यहाँ आपका जो है पार्ट 1 का जो वीडियो है फ्रांसीसी क्रांति का यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का आपका यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आपका जो है फ्रांसीसी क्रांति का ही पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी मैं पुनर्जागरण जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका भी वीडियो मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक मैं प्लेलिस्ट का लिंक मैं उस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।